दोस्तों, एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही और अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर किसी केस का जांच पड़ताल करने के लिए कहीं जा रही थी। दोस्तों, उस समय दोपहर का समय था। तो महिला दरोगा जो भी था भूख लगी हुई थी। तभी महिला दरोगा जी अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर साहब, यहाँ आसपास अगर कहीं कुछ होटल दिखाई देता है तो वहाँ पर गाड़ी रोकना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर खाना खाकर उसके बाद यहाँ से चलेंगे, क्योंकि पता नहीं जांच पड़ताल करने में कितना समय लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर जांच पड़ताल करते करते हम लोगों को रात भी हो सकती है और मुझे भूख काफ़ी ज़ोर से लगी है। तो आज का जो खाना है हम लोग होटल पर ही खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो ड्राइवर साहब थे वो कुछ देर के बाद एक होटल पर अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। दोस्तों, महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर जाने के लिए सोचती है तो वहाँ पर वो देखती है कि एक व्यक्ति झूठे बर्तनों को धोकर उसको साफ कर रहा था, बर्तन मांजने का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो जो दरोगा है उस व्यक्ति का चेहरा देखती है तो दोस्तों उसके पैरे तलों ज़मीन खिसक जाता है, एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं। और दोस्तों, वो महिला जो दरोगा रहती है दौड़ते हुए उस व्यक्ति के पास जाती है और उसको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ जो होटल के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, खाना वगैरह खा रहे थे। होटल के अंदर बहुत सारे लोग थे और कुछ लोग उसको देखकर महिला दरोगा को बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तभी लोग सोचते हैं कि यहाँ महिला दरोगा इस हालत में उस आदमी को गले लगाकर क्यों रो रही है। यहाँ तक कि बर्तन साफ करने वाला आदमी है। दोस्तों, सभी लोग सोचने लगते हैं कि बर्तन साफ करने वाले को गले लगाकर महिला दरोगा आखिरकार क्यों रो रही है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या बात है। लेकिन दोस्तों, जब उस व्यक्ति की सच्चाई लोगों के सामने आती है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। जो व्यक्ति बर्तन धो रहा था, दोस्तों, महिला दरोगा उस आदमी को देखकर रोने लगती है और उस व्यक्ति के जीवन की सच्चाई क्या थी, महिला दरोगा उस व्यक्ति का रिश्ता क्या था और वो जो व्यक्ति था होटल के अंदर मजदूरी करके बर्तन धोने का काम क्यों कर रहा था। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ताकि मेरा जो हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज़ रोज़ मैं आपको सुनाती रहूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है एक साधारण परिवार की है, जिसमें एक सत्यम नाम का एक लड़का था। अपनी पत्नी कविता के साथ एक शहर में रहता था। दोस्तों, जो उसकी पत्नी थी कविता, उसका नाम सपना था और वो पढ़ लिख कर सरकारी ऑफिसर बनना चाहती थी और बन जाए, फिर भी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगे, क्योंकि दोस्तों उसके जो घर की स्थिति थी ना तो ठीक था ठाक था नहीं थी। कविता हमेशा सोचते रहती थी कि अगर उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उसके घर की जो स्थिति है वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, कविता हमेशा अपने मन में इस तरीके की बातें सोचती रहती थी। लेकिन जो सत्यम था वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जॉब करता था और महीने की मुश्किल से 15 से 18 हज़ार कमाता था। और एक दिन कविता और सत्यम अपने कमरे में बैठे हुए थे और दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तभी दोस्तों कविता सत्यम से कहती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बनूं और मैं अपनी पढ़ाई ज़रूर करूं और पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करना चाहती हूं। चाहे तो नौकरी किसी भी पोस्ट पर क्यों ना लग जाए, लेकिन सरकारी नौकरी होना चाहिए और मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। मैं चुपचाप घर में ऐसे खाली बैठना नहीं चाहती हूँ। दोस्तों, जो कविता थी वो सत्यम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और सत्यम भी कविता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिस वजह से सत्यम जो था वो बातों को टाल नहीं पाता है और सत्यम कविता से कहता है कि देखो, तुमको पढ़ना है लिखना है तो तुम पढ़ो, पढ़ाई करना है कोई बुरी बात नहीं है, तुम पढ़ो और मन लगा कर पढ़ो, लेकिन
तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ाई शुरू कर सकती हो, लेकिन देखो मैं महीने का 18,000 रुपये कमाता हूँ और मैं पूरे महीने का खर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वो सारा पैसा मैं तुम्हारी पढ़ाई में खर्च कर दूँगा। अगर तुमको ये ऐतराज़ नहीं है इसमें से तो तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हो। दोस्तों, कविता जो रहती है बड़े शांत स्वभाव की लड़की थी और अपने पति की प्रॉब्लम को समझती थी। कविता अपने पति को बातें को मान लेती है और उस दिन के बाद से वो अपने घर में ही रहकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और सत्यम जो था वो कंपनी में नौकरी करने चला जाता है। सत्यम था वो अपनी पत्नी को खूब पढ़ाई लिखाई करवाता है और कुछ समय के बाद उसकी जो पत्नी रहती है वो एक पुलिस विभाग की भर्ती निकालती है। कविता उसमें अपना फॉर्म भर लेती है। जैसे ही फॉर्म भरती है तो कुछ महीनों बाद उसका पेपर भी हो जाता है और दोस्तों, पेपर जब वो दे देती है तो भगवान की कृपा से उसका सिलेक्शन भी पुलिस वालों में हो जाता है। दोस्तों, उसकी जो मेहनत है, उसका जो लगन है, आखिरकार वो एक दिन रंग ला देती है। लेकिन दोस्तों, कविता जो थी एक सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की पोस्ट पर अपनी ड्यूटी करने लगती है, जिस वजह से सत्यम और जो कविता थी दोनों लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। दोस्तों, जो कविता थी एक महिला दरोगा बन चुकी थी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ तक कि सत्यम की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। कविता और सत्यम दोनों मिलकर अपने अपने रिश्तेदारों को खुशखबरी देते हैं। जब रिश्तेदारों को ये पता चलता है कि सत्यम की पत्नी कविता जो है वो इस सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बन गई है, तो दोस्तों रिश्तेदारों के सभी लोग उस पर आने जाने लगते हैं और सभी लोग उसको बधाई देने लगते हैं और कुछ लोग उससे कहते हैं बधाई देते हुए, बधाई हो आप दरोगा बन गई। कुछ लोग उससे कहते हैं कि बधाई हो आपकी सरकारी नौकरी लग गई। दोस्तों, सत्यम के जितने भी दोस्त थे, मित्र थे, लोग थे, वो सभी लोग उस घर पर आते हैं और कविता को बधाई देते हैं। यहाँ तक कि पुलिस विभाग के बड़े बड़े अफसर लोग भी कविता को बधाई देने के लिए उसके घर पर आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस के अधिकारियों के बड़े बड़े लोग उसके घर पर आते हैं तो सबसे पहले वो सत्यम से पूछते हैं कि मैडम जी कहाँ हैं। तब सत्यम उस पुलिस वालों से बता देते हैं कि मैडम जी अपने रूम में बैठी हैं या फिर बालकोनी में बैठी हैं। तो दोस्तों, जो लोग उससे मिलने के लिए आते थे वो सत्यम से बातचीत नहीं करते थे, वो लोग डायरेक्ट कविता के पास जाते थे और उसको सैल्यूट करते थे, उसको बधाई देते थे, उससे बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे। सत्यम जो ये बात पसंद नहीं आती थी, सत्यम सोचता था कि कोई भी अगर घर पर आता है तो सबसे पहले मुझसे ना मिलकर मेरी पत्नी से मिलने के लिए चला जाता है और उसी से मिलता है और उसी से बातचीत करता है। और ये जब बात ख़त्म होती है, जो लोग मुझसे बिना मिले चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं, लेकिन मुझसे कोई बात नहीं करता है, मुझे कोई मान सम्मान भी नहीं देता है, मेरी तो बस कोई इज्जत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मेरा। इसका मतलब तो ये था कि मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ और मैं दिन रात मेहनत करके एक एक रुपया जुटाकर मजदूरी करके मेहनत करके कोई भी कैसे भी पैसा बचाकर मैंने सारा पैसा अपनी पत्नी के ऊपर खर्च किया, उसको पढ़ाया, उसको लिखाया, जिम्मेवारी मैंने संभाला, तब जाकर मेरी पत्नी इस मुकाम को हासिल कर पाई है। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति मेरी बात कर ही नहीं रहा है, मेरे कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है। दोस्तों, जो सत्यम था वो इस तरीके की बातों को अपने दिल और दिमाग में सोचने लगता है और ये जो सारी बातें हैं वो अपने दिल और दिमाग में एकदम से बैठ जाता है। इसी को सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। तभी सत्यम एक दिन फैसला लेता है। दोस्तों, सत्यम सोचता है कि ऐसी पत्नी के साथ मैं कभी नहीं रहना चाहूँगा जिसके सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं हो। दोस्तों, सत्यम अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला करता है और वो सोचता है कि मैं अगर अपनी पत्नी से अलग रहकर दूसरी दुनिया बसाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी और इस तरीके से ज़िंदगी मुझे नहीं झेलनी है। अपनी पत्नी को अंडर में मुझे नहीं रहना पड़ेगा। दोस्तों, वो सोच रहा था कि ऐसे में मेरे रहने का क्या मतलब है जहाँ पर मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, सिर्फ उसकी पत्नी का कोई मिलने के लिए जाता है, उसी से हंसी मजाक करता है और फिर लोग चले जाते हैं। दोस्तों, वो जो सत्यम था वो अपने एकदम से अकेले पड़ गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पत्नी अपनी ड्यूटी पर रह रही है और लोगों से मिलना जुलना है, लोगों को मिलना जुलना, रात को आना जाना है,
कहीं कोई जांच पड़ताल करना पड़ता है तो एक एक दिन एक घर से बाहर भी रहना पड़ता था। सत्यम जो था घर पर एकदम अकेला पड़ जाता है और उसके जो घर के आसपास के लोग थे वो उसको ताना मारने लगते हैं और उसको लोग कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी बीवी के पैरों पर जी रहे हो, उसके पैसों पे जी रहे हो, गांव में रहकर अपनी पत्नी का जो पैसा का खाना खा रहे हो, अपनी पत्नी के बदौलत ही तुम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। गांव के आसपास के लोग जो थे इस तरीके की बातें करने लग जाते हैं, जिस वजह से सत्यम बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। और दोस्तों सत्यम जो है कविता के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगाकर उसको तलाक देने के लिए जिद पकड़ लेता है। लेकिन दोस्तों कभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका पति जो सत्यम है उसको ऐसे उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, सत्यम उसके ऊपर झूठा आरोप क्यों लगा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। जो कविता है उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कविता सत्यम से कहती है कि आप ये सब फालतू की बातें मेरे पास मत करिए, ये सब बात क्यों कर रहे हैं, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये सफलता सिर्फ मेरी सफलता थोड़ी है, ये सफलता आपकी सफलता है। आज मैं इस सब इंस्पेक्टर बनी हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से बनी हूँ, क्योंकि अगर आप दिन रात मजदूरी नहीं करते, मेहनत नहीं करते, मुझे नहीं पढ़ाते तो शायद आज मैं इस मुकाम तक कभी भी न अपनी ज़िंदगी में नहीं पहुँच पाती। और आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं, मुझे तलाक देने की बात कर रहे हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं होने दूंगी, कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगी। तब फिर सत्यम बोलता है, देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। देखो तो फिर वो बोलता, कविता जो थी वो अपने पति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उससे खूब विनती करती है, कहती है कि सत्यम देखो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, तुम मुझे तलाक मत दो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आज जो भी हूँ कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारे बदौलत हूँ, इसमें मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, सब कुछ तुम्हारी वजह से मैं इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ। दोस्तों अगर मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि अगर सोशल मीडिया पर बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी, आप लोगों ने ये भी सुनी होंगी कि जब पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर कुछ लायक बना देता है तो उनकी जो पत्नियां होती है सरकारी पोस्ट पर नौकरी करने लगती हैं, या फिर उसकी पत्नियां डीएम बनती है, एसडीएम वगैरह बन जाती हैं, या फिर कोई पुलिस अधिकारी बन जाती है, तो दोस्तों अपने पति को छोड़ने का फैसला ले लेती है। उनको ऐसा लगने लगता है कि पति को तलाक देना चाहिए, क्योंकि वो लोग सोचती है कि मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ और मेरा पति जो है वो बेरोजगार है, वह मजदूरी कर रहा है, छोटी मोटी नौकरी कर रहा है, इसके साथ मैं रहूँगी तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत चली जाएगी। लेकिन दोस्तों जब उन लोगों को नौकरी मिल जाती है तो वो लोग ऐसी बातें सोचने लगती है। लेकिन दोस्तों जो कविता थी वो अपने दिल और दिमाग से इस तरीके के विचार कभी नहीं आने दी थी और वो ऐसी बातें कभी नहीं सोचती थी, ना ही करती थी। वो सरकारी नौकरी अफसर बनने के बाद भी अपने पति के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तलाक मत दो। दोस्तों कविता अपने पति से ये भी कहती है कि आपके बिना मेरा जो संसार है वो एकदम से अधूरा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके बिना, चाहे जो भी हो जाएगा मैं आपसे अलग नहीं रह सकती हूँ। लेकिन दोस्तों जो सत्यम था उसके सर पर भूत सवार था और कविता की एक बात नहीं सुनता है और कविता से ज़बरदस्ती तलाक ले ली, जिद पर अड़ जाता है और तलाक भी ले लेता है, जिस वजह से कविता बहुत ज़्यादा सदमे में पड़ जाती है। दोस्तों दिन रात हमेशा वो सत्यम के बारे में सोचने लगती है। लेकिन दोस्तों सत्यम अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में चले जाता है और वहाँ पर एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। दोस्तों कुछ दिनों के बाद कविता भी अपने आप को जैसे भी संभालती है और सोचती है चलो कोई बात नहीं, मेरा जो पति है मेरे साथ नहीं रहता है, मेरा क्या होगा, लेकिन मेरे पास जो नौकरी है वो मेरे पति की बदौलत है, मुझे मिली है
और मैं हमेशा ईमानदारी से उस नौकरी को करूँगी और मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूँगी और मेरी नौकरी पर किसी भी चीज़ का आँच नहीं आना दूँगी, क्योंकि वो सोचती थी कि दोस्तों ये जो नौकरी है जो सिर्फ़ और सिर्फ सत्यम के बदौलत ही मिली है और इस वजह से उस नौकरी को बचाकर ज़िंदगी भर उस नौकरी को करना चाहती थी। दोस्तों अब कविता पूरे ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को करने लगती है और इस तरीके से समय गुजरने लगता है। लेकिन दोस्तों जब 2 सालों का वक्त गुजर जाता है, 2 साल का बाद कविता का ट्रांसफ़र संयोग में उसी शहर में हो जाता है जहां पर सत्यम अपनी कंपनी में नौकरी कर रहा था। तभी दोस्तों कविता एक दिन किसी के केस का जांच पड़ताल करने के लिए अपने सिपाही के साथ, अपने ड्राइवर के साथ एक गाड़ी में बैठकर, सरकारी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही होती है। और दोस्तों उस समय दोपहर में 12:30 बज रहे थे और कभी उसको भूख लग जाती है, क्योंकि वो घर से जल्दीबाजी में निकलती है और वो नाश्ता नहीं करती है। कविता अपने ड्राइवर से कहती है कि ड्राइवर साहब, यहाँ आसपास में कहीं खाने का कोई होटल वगैरह दिखेगा तो अच्छा है, वहाँ पर गाड़ी रोक लेना, मुझे भूख लगी है, हम लोग थोड़ा देर वहाँ पे खाना वाना खा के लेंगे, तब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पता नहीं जांच पड़ताल करने में कितना समय लग जाएगा और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग को रात भी हो सकती है, रात को रुकना भी पड़ सकता है। इसीलिए हम लोग पहले थोड़ा सा बहुत वगैरह खा लेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तभी दोस्तों ड्राइवर साहब जो थे वो थोड़ी देर चलने के बाद एक होटल पर गाड़ी को लगा देते हैं। अब दोस्तों कविता अपनी गाड़ी से उतरती है और होटल के अंदर जैसे ही कदम अपना रख के अंदर जाने लगती है, तभी वो देखती है कि उसको जो तलाकशुदा पति है सत्यम, उसी के होटल में झूठे बर्तनों को साफ कर रहा था, बर्तन धोने का काम कर रहा था। दोस्तों कविता अपने तलाकशुदा पति को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और हैरान हो जाती है। दोस्तों उसके होश उड़ जाते हैं और उसको आंखों में आंसू बहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब सत्यम अपनी पत्नी को इस हालत में वहाँ पे देखता है तो शर्म के मारे अपनी गर्दन को नीचे झुकाकर एकदम से मायूस हो जाता है। दोस्तों वही कोने में बैठकर चुपचाप मुंह मोड़कर अपने बर्तन को धोने लगता है। दोस्तों सत्यम की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो खड़ा होकर कविता के पास जाए, उससे जाकर उससे बातचीत कर पाए। तभी दोस्तों जो कविता होती है वो सत्यम के पास जाती है और उसको पास बैठकर रोने लगती है। दोस्तों वो अपनी पति से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जब तुमने मुझसे तलाक लिया था तो तुम एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, महीने में तुम 15 से 18 हज़ार कमा रहे थे, लेकिन अब अकेले हो गए हो। जब आपके ऊपर कोई भी जिम्मेवारी नहीं है तो आप यहाँ पे बर्तन धोने का काम क्यों कर रहे हो, अपने दूसरी शादी कर ली क्या? तभी दोस्तों सत्यम उससे कहता है कि देखो मैंने अपनी दूसरी शादी नहीं की है। तब दोस्तों कविता उससे पूछती है कि अगर आपने दूसरी शादी नहीं की है तो आपके पास ऐसी मजबूरी कौन सी आग पड़ी जिसके वजह से आप होटल के अंदर आके साफ सफाई कर रहे हैं, बर्तन धोने का काम कर रहे हैं। दोस्तों कविता की यह बात सुनकर सत्यम की आंखें भर जाती है और वो भी एकदम से रोने लगता है और सत्यम कविता से बताता है कि देखो जिस कंपनी में मैं पहले जॉब करता था, शहर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी हमेशा याद आती रहती थी और मैंने उस शहर में बहुत ही हसीन वक्त पल बिताया था, जिस वजह से मुझे उस शहर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं जो शहर छोड़कर दूसरे शहर में चला गया। लेकिन जिस कंपनी में नौकरी करता था उस कंपनी का मैंने 1 महीने की छुट्टी लिया था, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मेरे पैर में चोट लग गई थी और काम करने के लिए नहीं जा पा रहा था। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब मैं छुट्टी लेकर घर पर बैठ गया और जब मैं ठीक हो गया तो 1 महीने के बाद नौकरी करने के लिए उस कंपनी में फिर से गया तो कंपनी वाले ने मुझे काम पर रखने से मना कर दिया, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मैंने उसे बहुत विनती करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बातों को नहीं सुने और मैं वहाँ से लौटकर अपने रूम पे आ गया। कुछ दिनों तक मैंने अपने रूम पर ही बैठकर इधर उधर नौकरी की तलाश करता रहा, लेकिन मुझे कभी भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मेरे पास जो पैसे बचे थे वो बहुत सारे पैसे खर्च हो गए मेरे पैर की दवाइयों में।
खर्च हो गए। उसके बाद मैं इधर उधर भटकने लगा। मुझे कहीं भी किसी कंपनी में जॉब नहीं मिल रही थी, नौकरी नहीं मिल रही थी और मैं एक एक रुपये के लिए तरसने लगा, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया और इधर उधर भटकने लगा। मेरे पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने सोचा कि ज़िंदा रहने के लिए मुझे खाना तो खाना ही पड़ेगा और खाना खाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं मजदूरी तो करना ही पड़ेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। जिस वजह से मजदूरी मैंने उसके शहर को छोड़ दिया और वहाँ से छोड़कर मैं यहाँ पर चला आया। और इस होटल में जब मैं आया हूँ तो मेरी बातचीत मैनेजर से हुई और उसने बातचीत करने के बाद मुझे पता चला कि इस होटल में कोई भी जगह खाली नहीं है, बस एक काम है, वो है झूठे बर्तनों को साफ़ करना। मैनेजर साहब मुझसे बोल रहे हैं कि अगर बर्तन धोने का काम कर सकते हो तो 2-3 महीने करो, उसके बाद काम अगर दूसरी पोस्ट खाली होगी तो मैं तुमको काम दे दूंगा और वहाँ पे नौकरी कर सकते हो। जिस वजह से कुछ दिन मैं यहीं बर्तन साफ़ करने का काम कर रहा हूँ और मुझे महीने के 10,000 रुपये यहाँ पे मिल जाते हैं और जैसे भी करके मैं अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ। दोस्तों, सत्यम जब इतनी सारी बात अपनी पत्नी से कहता है तो कहने के बाद ये कविता के सामने वो फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, कविता उससे कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम मुझे तलाक मत दो, लेकिन उस समय तुमने मेरी बात तो नहीं सुनी और मुझसे तलाक देकर ही मुझे छोड़ दिया। लेकिन मैं तुमसे दरोगा बनने से पहले भी प्यार करती थी और जितना प्यार पहले करती थी उतना प्यार मैं दरोगा बनने के बाद भी तुमसे करती हूँ। तुमको बिछड़ने के बाद मैं कई सालों तक एकदम सदमे में पड़ी रही, लेकिन तुम एक बार भी मेरे पास लौट कर नहीं आए और आज तक तुमने मुझसे फ़ोन पर बात करने की भी कोशिश नहीं की। खैर, जो भी हुआ इसको छोड़ो, अब ये बात करने में कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने मुझे उस दिन तलाक क्यों दिया था। वहाँ तो मेरी कोई गलती नहीं थी जिससे तुमने मुझसे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। दोस्तों, सत्यम कविता से कहता है कि देखो, तुम दरोगा बन गई थी, तुम मुझसे मिलने के लिए घर के बहुत सारे लोग आते थे और तुम्हें बधाई देते थे। जो लोग सिर्फ तुमको सम्मान देते थे, तुमको बधाई देते थे, मुझे कोई सम्मान नहीं देता था और मुझे बहुत ज़्यादा खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। दोस्तों, ये बात सत्यम को मुंह से सुनकर कविता बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है, देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, अगर तुमको ऐसा लग रहा था कि मेरी नौकरी मिलने से तुम्हारी जो इज्जत है, तुम्हारी ये जो मान सम्मान है वो कम हो रही है, तो तुम मुझसे एक बार बात कर लेते, मैं तुम्हारे खातिर अपनी इस नौकरी को भी छोड़ देती। लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारे दूर नहीं जाने देती। मैं आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि दरोगा बनने से पहले तुमसे करती थी। दोस्तों, कविता सत्यम से कहती है कि देखो, अब तुम बर्तन धोने का काम, मांजने का काम बंद कर दो। अगर तुम मेरी इज्जत करते हो, तुम्हारी इज्जत हो, मैं एक बार फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और फिर से एक बार अपना बना लेना चाहती हूँ। दोस्तों, कविता सत्यम को गले से लगाकर वहीं होटल में फूट फूट कर रोने लगती है और बात सत्यम अपनी पत्नी से कहता है, देखो, आज मेरे साथ तुम कैसे रह सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं रहा। पहले तो मैं थोड़ा बहुत काम भी करता था, लेकिन अब तो मैं ऐसा काम भी नहीं करता हूँ जिस वजह से तुम मेरे साथ रहने के लिए राजी हो रही हो। कविता उससे कहती है कि तुम मेरे काबिल पहले भी थे और मेरे काबिल तुम आज भी हो। तुम्हारी गलतफहमी और तुम्हारी गलत सोच की वजह से हम दोनों बिछड़ गए थे और हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लगे थे। दोस्तों, वो कहती है कि कहते हैं ना कि गलतफहमी में आकर किसी भी इंसान का हंसता खेलता जीवन बिखर जाता है, हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है और सिर्फ गलतफहमी की वजह से मुझे ऐसा भी हम दोनों के साथ हुआ था। तुम्हारे दिल और दिमाग जो गलतफहमी बैठी हुई थी, इसी कारण की वजह से तुमने मुझे तलाक दे दिया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। दोस्तों, कविता कहती है कि देखो, मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गई थी, इसीलिए सभी लोगों की निगाहें मेरे ऊपर थी और सभी लोग मुझे बधाई देने के लिए आ रहे थे। और मैं जो तुम्हारी पत्नी थी, अगर मैं दरोगा बन गई थी तो तुम्हारा जो सीन
था वो गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, ताकि ये सोचना चाहिए कि देखो हमारी जो पत्नी है वो पढ़ लिख कर एक बड़े पोस्ट पर नौकरी कर रही है और दरोगा बन गई है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो गलत कहाँ से गलतफहमी आ गई, ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों वो कहती है कि देखो अब इन बातों का सोचने का कोई मतलब नहीं है, हम दोनों फिर से एक साथ रहेंगे, अपना खुशहाल जीवन बिताएंगे और खुशहाल जीवन की शुरुआत करेंगे। दोस्तों सत्यम जो था वो अपनी पत्नी के किए हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन कविता अपने बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उससे कहती है कि चलो हम लोग एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कविता अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर लेकर चली आती है, ये दोनों फिर से दोबारा शादी करते हैं और फिर कविता और पत्नी खुशी खुशी रहने लगती हैं। दोनों का जीवन सब अच्छे से गुजर रहा था। तो दोस्तों आज भी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि कविता के बारे में कुछ आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह भी बताइए कि कविता जो है वो सत्यम के साथ किया गया सही किया या फिर गलत। दोस्तों आप लोग मैं बता देती हूँ कि जो कविता थी वो बहुत नेक दिल की लड़की थी और ऐसी लड़की भगवान हर माँ बाप को दे और हर पति को ऐसी पत्नी दे। कविता के बारे में जो शब्द आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।